friends, good evening. Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विथ फन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके पार्ट 5 के बारे में। ओके, तो अभी तक हमने जो भी हमारा चैप्टर था तो वो चैप्टर्स के अंदर पार्ट 4 के बारे में जो भी हमारा चैप्टर्स था वो चैप्टर्स के अंदर हमने थोड़ी बहुत डिटेल्स, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 50% जितना जो भी हमारा चैप्टर है वो चैप्टर हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे उसी में। ओके, तो आज का जो भी हमारा पार्ट है वो पार्ट 4 के अंदर, और जो भी हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नेम है साइटोप्लाज्म। तो सीधी बात है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब भी आपने क्या किया था, तो भाई जो भी ऑनियन पिल्स थी या तो ह्यूमन चिक सेल थे या तो लार्ज ऑनियन पिल थी, उसको आपने टेम्परवरी जो भी आपका माइक्रोस्कोप था उसके ऊपर आपने माउंट किया था। ओके, तो जब उसको आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको वहाँ पे क्या दिखाई देता है, तो भाई जो भी सेल मेम्ब्रेन है तो वो आपको वहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो रीजियन है तो वो क्या है, तो भाई बहुत छोटा है, लिटल स्टेंट। ओके, तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि जो डॉट फॉर्म में या तो ज्यूसी फॉर्म में आपको वहाँ पे दिखाई देता है तो उसको आप साइटोप्लाज्म बोल सकते हो। जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड कंटेंट है। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और वो क्या है, तो भाई स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल्स है। ओके, कि जो क्या करता है, तो भाई जो भी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं सेल के, तो वो सारी एक्टिविटी को वो वहाँ पे परफॉर्म करता है। जितने भी सब्सटेंस है उसको वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने का वर्क करता है। तो यहाँ पे ये बेसिक डिस्कशन हो गई साइटोप्लाज्म के बारे में। ओके, हम आगे यहाँ से यही टॉपिक अगर कंटिन्यू करते हैं तो साइटोप्लाज्म वर्क क्या करता है तो उसके बारे में हम वहाँ पे देखेंगे। जैसे हमारी बॉडी में वाटर होता है, ब्लड होता है, उसी तरह जो भी सेल है उसकी बॉडी में आपको यहाँ पे साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है कि जो लिक्विड ज्यूस है। तो जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, ओके, तो वो क्या है, तो भाई एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स मतलब कि जो भी वॉल होती है उससे कवर होते हैं। जो भी प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक के अंदर उसका जो भी न्यूक्लियर रीजन है तो वो एब्सेंस होता है, मतलब कि जो भी न्यूक्लियर है वो प्रॉपर डेवलप होता नहीं है। ओके, जो भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है सेल ऑर्गन्स के आसपास तो वो भी, मतलब कि जो भी सेल वॉल होती है वो भी वहाँ पे एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे हम दूसरी और डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है तो वो आपको यहाँ पे क्या होता है, तो भाई प्रॉपरली आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम जनरली डिस्कशन करते हैं, तो जो भी आपका यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आप ऑब्जर्वेशंस करते हो तो वहाँ पे आपको जो भी वायरसेस है वो भी आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो जो भी वायरसेस है वो मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं लेकिन हमको दिखाई देते नहीं है, और जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो ऑलवेज लिविंग बॉडी के अंदर ही वो वर्क करते हैं। मतलब कि जो भी वायरसेस है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को कंबाइन करने का वर्क करता है। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको रिक्वायर्ड एटमॉस्फेयर वहाँ पे मिल जाता है जो कि उसके लिए प्रॉपर है, तो ऐसे एटमॉस्फेयर में जो भी आपका वायरसेस है वो वायरस वहाँ पे डेवलप होता है, वहाँ पे वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ओके, और उसका जो भी सेल है उसको वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। तो जनरली सिंपल सी बात है कि जो भी वायरसेस है तो ईच एंड एवरी ह्यूमन की बॉडी में जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उन सब की बॉडी में जो भी वायरसेस है वो पहले से अवेलेबल होते हैं और वहीं पे वो डेवलप होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको डिफरेंस है दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यहाँ पे जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक मतलब कि जिसका सेल सेंटर या तो जो भी सेल न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, तो उसकी जो भी साइज़ है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर जितनी है, मतलब कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। यूकैरियोटिक मतलब कि जिसका न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप है तो उसकी जो भी साइज़ है वो 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होती है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसके आसपास आपको सेल वॉल दिखाई देती नहीं है। ओके, यूकैरियोटिक के अंदर जो भी न्यूक्लियर रीजन है वहाँ पे आसपास आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि सेल वॉल दिखाई देता है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पे जो भी क्रोमोसोम्स है, ओके, वो कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। अगर यही डिस्कशन यूकैरियोटिक के अंदर करें तो मोर
देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो भी यूकेरियोटिक है तो वहाँ पे जो भी ऑर्गेनेल्स होती है वो वेल डेवलप नहीं होती है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर वेल डेवलप नहीं होती है और यूकेरियोटिक के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स होती है वो वेल डेवलप होती है। यहाँ पे टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। तो आप देख सकते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सब के अंदर सेल है, और सेल का जो भी मेन पार्ट है वो है सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, कि जो डायरेक्टली क्या होता है, तो भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी इंटरनल बॉडी है उसको वो सेपरेट करता है, उसके जो भी कंटेंट है उसको वो सेपरेट करता है। लार्ज है, कॉम्प्लेक्स सेल है, उसके अंदर बहुत सारे मल्टी सेलुलर्स और ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो सेल अवेलेबल होता है। लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ को वो सपोर्ट करता है, और उसका जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ है उन सब की वो भी डिफरेंट होती है। जैसे कि जो भी सेल्स है तो वो मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं, किसके लिए, बाउंड्स लिटल स्ट्रक्चर, मतलब कि एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंट करने के लिए। यहाँ पे आपको एक फीचर्स दिया हुआ है यूकेरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हमने पढ़ा। यूकेरियोटिक के अंदर आपको वेल डेवलप न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर जो भी न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता नहीं है। तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं कि जिसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। तो जनरली हम यहाँ पे जो भी यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अकॉर्डिंग जाते हैं तो बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे भी है कि जो यूकेरियोटिक में नहीं, यूकेरियोटिक में दिखाई देते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर होते नहीं है। अब कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं तो उसके बारे में हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिया हुआ है। तो देखो, हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर जो भी सेल सेंटर मतलब कि न्यूक्लियस था तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं कि जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, सेल ऑर्गेनेल्स के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से जो भी ऑर्गेनेल्स है तो आपको वहाँ पे यूकेरियोटिक के अंदर दिखाई देते हैं। तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी एपर्टस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और जो भी प्लास्टिड्स है तो वो आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं किसके अंदर, यूकेरियोटिक के अंदर। और यही सारे ऑर्गन्स प्रोकैरियोटिक के अंदर अवेलेबल नहीं है। और ये जो सारे ऑर्गन्स है तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बहुत सारी क्रूरल फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, तो उसको वो परफॉर्म करते हैं। और जैसे हमने आगे पढ़ा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो तो उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो भाई सेल इकट्ठा होकर टिश्यू इकट्ठा होकर ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स इकट्ठा होकर क्या बनाता है, बॉडी। तो हर एक जो भी सेल होता है उसकी सेपरेट एक्टिविटी होती है, उसके सेपरेट फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको आप ईआर बोल सकते हो। उससे पहले हम यहाँ पे एनिमल सेल का डायग्राम देख ले तो आपको यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। वेल डेवलप सेल है, गोल्गी एपर्टस दिया हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको आप एसईआर बोल सकते हो, न्यूक्लियर एनवेलप दिया हुआ है, न्यूक्लियस मतलब कि जिसको आप सेल सेंटर भी बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म की जो लिक्विड जूस है सेल के अंदर देखने को मिलता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आरईआर उसको आप बोल सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया की जो पावर हाउस है, रिबोसोम्स, लाइसोसोम्स की जो सुसाइड बैग है, ओके, वो सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है तो वो एक लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन है जो ट्यूब्स के अंदर और सीट्स के अंदर होता है। ये जो लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, राउंड स्ट्रक्चर्स या तो ऑब्लॉन्ग बैग्स जैसा आपको स्ट्रक्चर, जिसको आप वेसिकल्स भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो जो ईआर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर है। और यहाँ पे दो टाइप्स की आपको ईआर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देखने को मिलती है, जिसको आप बोल सकते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको आप आरईआर लिख सकते हो। और सेकेंड वन आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको आप एसईआर भी बोल सकते हो। तो वो दो टाइप्स है, तो उसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आरईआर है उसका जो भी स्ट्रक्चर मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, उसका जो भी स्ट्रक्चर जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हो तो आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं रिबोसोम्स के, ओके, वो सरफेस के साथ अटैच होते हैं। और ये जो रिबोसोम्स है तो वो क्या होता है, तो भाई एक्टिव सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके, और वहाँ पे वो प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन है, ओके, तो वो आपकी पूरी बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं वहाँ पे वेरियस प्लेसेस पे वहाँ पे अवेलेबल होता है, ओके। और किसके लिए, तो भाई ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के लिए। यहाँ पर सेकेंड वन आपको दिया हुआ है एसईआर, जिसको आप बोल सकते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। तो वो क्या करता है, तो वो मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है।
और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो भी लिपिड्स है, ओके, कि जो क्या है सेल फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका भी वो प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे जो भी प्रोटीन्स है और जो भी लिपिड्स है, तो वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और ये जो प्रोसेस है उसको आप मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी प्रोटीन और लिपिड है, तो वो क्या है, एंजाइम्स है और हार्मोन्स है, तो उसमें भी वो हेल्प करते हैं आपको। यहाँ पे ईयर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक जो भी रेक्टिकुलम है, तो वो एक डिफरेंट टाइप के सेल्स है कि जो एक पूरा नेटवर्क के फॉर्म में, पूरे एक सिस्टम के फॉर्म में अवेलेबल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे तो प्लांट सेल के बारे में। तो आपको आगे वाली स्लाइड के अंदर यहाँ पे प्लांट सेल्स का आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें एक ही चीज़ नहीं है, और वो क्या है, तो भाई सेल वॉल आपको वहाँ पे दिखाई देती नहीं है। बाकी सब लाइसोसोम्स है, SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, RER आपको दिया हुआ है। प्लांट सेल है तो आपको वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, न्यूक्लियस है, गोल्गी एपर्टस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, ओके। सेल वॉल है मतलब कैसी है, तो भाई बहुत पतली या तो बहुत छोटी सेल वॉल आपको वहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे वन फंक्शन ऑफ ईयर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की हम बात करें तो वो क्या है, तो भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल मतलब कि जो भी चैनल के फॉर्म में जो भी मटेरियल्स है उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ, तो भाई साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म और दूसरे जो भी वेरियस रीजन मतलब कि ऑर्गन्स है वहाँ तक, न्यूक्लियस में से जो भी ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसका फंक्शन, तो वो फ्रेम नेटवर्क है वो क्या करता है, तो सरफेस प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कि जो हमारे सेल के लिए रिक्वायर्ड है। जो भी लीवर सेल है या तो ग्रुप ऑफ सेल है, तो वो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जिसको आप क्या बोल सकते हो, वर्टेब्रेट्स बोल सकते हो। तो उसी तरह जो भी SCR है मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, तो वो भी डिटॉक्सिफाइंग मतलब कि हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, या तो जो भी ड्रग्स है या तो जो भी पॉइजनियस है उसको हमारी बॉडी में से बाहर निकालने में एकदम परफेक्टली या तो यूज़फुल वर्क हमारी बॉडी के लिए वो करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ जो भी हमारा वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस आपको मिले, जिससे वीडियो की इन्फो आपको मिलती रहे। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग कि आप लोगों ने मेरा यहाँ तक अच्छे से साथ दिया। ओके, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप आगे भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय फ्रेंड्स।